बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, बडग्राम के अंदर जो चेयरलिफ्ट का ये वाक़या है, इसने कई सवालात हैं, उनको जन्म दिया है, उठा दिया है दोबारा से। शायद आप कह सकते हैं कि निशानदेही की है उन खलाओं की जिनको पूरा करना बड़ा ज़रूरी था। पहली बात तो ये कि ये जो वाक़या पेश आया उस दौरान हमने देखा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो रहा है सारा कुछ। मगर 5 घंटे की ताख़ीर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्यों हुई, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। इसके अलावा जो बगैर सेफ्टी सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह के जो मंसूबे होते हैं, मकामी वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, जो लोग भी होते हैं, इनकी इजाज़त आखिर कौन देता है? क्या बगैर इजाज़त के सारे मंसूबे शुरू किए जाते हैं? इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक और भी नया तनाज़ा है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट के हवाले से। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो दरवाज़ा है उस पर दस्तक हो चुकी है। सवाल ये कि क्या आला अदलिया मुल्क और कौम को इस संगीन आईनी बहरान से निकाल पाएगी? क्या मुतवक्किल तौर पर फैसला हो सकता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। और नोटों की चमक किस तरह से किसी भी शख्स को अंधा कर सकती है, और किसने कितने पैसे लेकर पाकिस्तान के अंदर कानून साजी की इस फैक्ट्री के अंदर हिस्सा डाला। शायद खाकान अब्बासी साहब की जो स्टेटमेंट है उसने सारे पोल खोल दिए। इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आमिर साहब, दुआ गो हैं बडग्राम के अंदर जो हो रहा है, अल्लाह करे कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जल्द अज जल्द। अंधेरा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहाड़ों के दरमियान है ये इलाका पूरा, तो ख़तरात हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें चल रही हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। अच्छी खबर ये आई है कि 6 बच्चे और 2 उस्ताज़ा 8 लोग थे, उनमें से 5 जो हैं उनको रिकवर कर लिया गया हुआ है, उनको नीचे ले आया हुआ है। और हेलीकॉप्टर रात के वक्त क्योंकि नहीं इस तरीके से उसके ज़रिए रेस्क्यू पॉसिबल, तो ज़मीनी और दूसरे ट्रेडिशनल तरीके इस्तेमाल करके जो है लोकल लोग और फ़ौज के साथ मिलके ये किया हुआ है। आज सारा दिन ही ये चलता रहा, और अच्छी बात ये है कि आप सही कह रही हैं कि 5 घंटे बाद ये शुरू किया गया सोशल मीडिया पे आने पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने के बाद ये इसलिए हुआ कि ये बड़ी आम बात है। पहाड़ी इलाकों में हम लोग बस, शहर के लोगों के लिए तो पहाड़ी इलाके बस एक खूबसूरत मुकाम है जहाँ पे साल पे एक दिन अमीर लोग बच्चे लेके जाते हैं या दरमियाने तबके के भी लेके आते हैं कि बड़ी सी पहाड़ियाँ। मगर वहाँ पे रहना जो है, और बुरे मौसम में जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए या लैंडस्लाइडिंग हो जाए तो वो बड़े पुरखतर होता है, बहुत ख़तरनाक होते हैं। और उनके ये रोज़मर्रा का वाक़या है तो ये हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये एकदम से बच्चे थे, 6 बच्चे थे, और ये बड़ी अच्छी बात है कि पूरी पाकिस्तान की कौम इसकी तरफ देख रही थी। इंटरनेशनली भी ये रिपोर्ट हुआ कि लाइव ये चल रहा था सिलसिला, और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 3 लोग अभी भी रेस्क्यू करने वाले हैं। मगर पहले तो ये बात ये है कि ये चेयर लिफ्ट बड़ा मॉडर्न सा लफ्ज़ लगता है, जिस तरह के यूबिया में लगी हुई है या पत्रियाटा में है। अच्छा, फौरी तौर पे वो चीज़ ज़हन में आती है। ये एक, इसे मुकामी तौर पे वो डोली कहते हैं, ये खुद ही बनाई होती है, लोगों ने लोकल लोग मिलके बना लेते हैं। अच्छा। खुद बनाई जाती है। वहाँ पे आप देखें ना, वहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि ये अगर रास्ते में दरिया है या पहाड़ हैं एक दूसरे से, तो पहाड़ी रास्ते से जाने के लिए या लंबा पुल के ज़रिए जाने में कई दफ़ा 1-2, 3 दिन का फ़र्क होता है। तो ये स्कूलों के बच्चे कई दफ़ा इस पहाड़ पे रहते हैं, उस तरफ पहाड़ है, स्कूल उस तरफ होता है, तो ये या आमदोरफ्त के लिए या रोज़ कारोबार के लिए ये इस तरह की सैकड़ों डोलियाँ जो हैं पहाड़ी इलाके में बनाई जाती है। मसला ये है कि इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, और लोग बस अपने रिसोर्सेज से अपने तरीके से इसको बना लेते हैं। एक लंबी सी तार डालते हैं, और उन तारों के ऊपर जो है कई दफ़ा लकड़ी की, कई दफ़ा मेटल की, वो बना के इस तरह की ये डोलियाँ बना लेते हैं, और एक तरह से लोग खींचते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, और इसके बेतहाशा एक्सीडेंट होते हैं। ये फंस जाती हैं, गिर जाती हैं, टूट जाती हैं, तारें टूट जाती हैं, क्योंकि ये बिल्कुल इसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, कोई इजाज़तनामा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी इस पर गौर नहीं किया, गवर्नमेंट ने कभी मदद नहीं की, क्योंकि ये छोटियाँ ब्रिजेस बनाना या लॉन्ग टर्म वो सड़कें बनाना वो अरबों करोड़ों का ठेका होता है। ये बड़ी थोड़ी देर के, थोड़े पैसों के साथ, थोड़ी रिसोर्सेज के साथ अगर ये गवर्नमेंट इसके अंदर इंटरेस्ट कर ले तो ये लोगों के लोकल मसाइल हल हो जाते हैं। मगर ये होते
होते रहते हैं वहाँ पे ये एक्सीडेंट। ये तो एक लोगों का इसी बहाने शायद गवर्नमेंट इस तरफ माइल हो कि इसकी कोई पॉलिसी बनाए, इसकी रेगुलेशन करे, वरना लोगों के मसले हल हो जाते हैं। वरना आप देखें चेयर लिफ्ट जो यूबिया की थी वो ये 2-3 साल पहले गिर गई थी, उसके अंदर जो है 10-12 लोग मर गए थे। उसके बाद ये मैं अभी पता कर रहा था कि ये गुज़श्ता बरस जो एबटाबाद में रस्सी टूटने से इस तरह की, ये कई दफ़ा लोहे की तार होती है, कई दफ़ा लोहे की बजाय रस्सी इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। रस्सी टूटने से 6 बच्चे डोली में फंस गए थे, वो भी इस तरह ही लोकल मुकामी लोग लगे रहे, बड़ी देर बाद उन्होंने उनको रेस्क्यू किया। फिर पिछले साल ही चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने के 2 वाक़यात में 3 अफराद दरिया में डूब के मर गए। स्वात में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं और मैंने इस तरह कहा कि ये तकरीबन सैकड़ों इस तरह की डोलियां हैं या इस तरह की मुकामी तौर पे बनाई गई जो हैं, वो मैकेनिकों की बनाई हुई या गांव के लोगों की बनाई गई देसी चेयर लिफ्ट्स कह लें आप इनको। सो मेरा ख्याल ये इसी बहाने ये ज़रा इशू जो है वो हाईलाइट हो गया है। इसके बाद गवर्नमेंट को चाहिए, जो लोकल इंतज़ामिया को चाहिए कि लोगों की मदद करके उनके साथ इन्हीं चीज़ों को, ये चीज़ रुकेगी नहीं क्योंकि लोगों की ज़रूरत है। सही है। तो इसको पायदार तरीके से बनाया जाता है। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान की इन्वेंशन नहीं है, दुनिया भर में ये होता है। मुझे खुद जो है ऑस्ट्रिया में और कई जगहों पे ये देखने का मौका मिलता है। लोकल्स ने ये बनाई होती हैं, गवर्नमेंट ने भी बनाई होती है ऑफ कोर्स, वो मगर बड़ी वो सादा सी है मगर मजबूत होती हैं, बड़ी रिलायबल होती हैं। तो ये इसके अंदर इसका एक मॉडल बनाना चाहिए, इसकी फंड्स देने चाहिए। फिर लोगों को जिस तरह जो हमारे ज़लज़ले में 2006 के लाखों लोग मारे गए, वो इसलिए कि घरों के मॉडल सदियों से ख़राब थे। वो ज़्यादा ज़लज़ले से ज़्यादा लोग घरों की साख्त की वजह से मारे गए, क्योंकि वो मिट्टी और मलबे और लकड़ी के जो पिलर से घर बनाए जाते थे उसकी छत गिरने से लोग मारे गए। तो उसके बाद जो डोनर एजेंसीज़ ने और गवर्नमेंट ने भी ये काम किया कि जब उनको पैसे दिए कि अपने घर दोबारा बना लें, तो एक डिज़ाइन दिया गया कि आपने इसकी टीन की छत बनानी है, इसका ये तरीक़ाकार होगा, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर अब जो घर हैं वो अर्थक्वेक में को बर्दाश्त करने के बेहतर काबिल है। तो यही करना चाहिए कि इन चीज़ों को भी अगर बेहतर डिज़ाइन दे दिया जाए, कोई हेल्प दे दी जाए और इंतज़ामिया की कोई सर्टिफिकेशन हो कि जनाब वो इसको रेगुलेट कर रहे हैं और इजाज़त देंगे कि हाँ अब यहाँ से वहाँ तक ये चीज़ आप बना सकते। सही है, सियासत पे जाते हैं, मगर इसी बारे में एक सिर्फ आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी आमिर साहब, मुझे ये बताइए कि हम सब, जैसे आपने स्टार्ट पे बात की, हमें पता है कि यहाँ पे ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमारे लिए शायद सैर तफरी होती है मगर यहाँ पे ज़िंदगी सहल नहीं है। इसको सहल बनाने के लिए यहाँ से नुमाइंदगान भी हैं जो ऐवानों में आते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, तरक्याती मनसूबों में अरबों खरबों के बजट भी हम सुनते हैं जो दिए जाते हैं। आपको लगता है हुकूमत जानबूझ के यहाँ पर नहीं फंड्स लगाती, या जो मुकामी अफराद हैं वो तैयार नहीं होते अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए? प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? प्रॉब्लम तो यही है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो इलेक्ट होके आते हैं लोग, वो अमीर लोग और वो उसी माफिया के हिस्से होते हैं उनका। जिस तरह ये आखिरी चंद हफ्तों में जो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बिलों के ऊपर बहस हो रही है कि जब फैक्ट्री लगा के आप आखिरी कोई 60 के करीब जो है 1-2 महीने में बगैर किसी बहस के मोहर पे मोहर लगा के बिल कर दिए गए। और वो शायद खान अब्बासी साहब, मैं नहीं कह रहा, साबिक वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं कि जनाब इसके अंदर कई चीज़ थी जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई थी, उसकी तफसील हम बताएंगे कि करोड़ों रुपए लिए गए उन बिलों के पास करने 15 से 25 करोड़ वो 15 से वो ये शायद खान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी कई दफ़ा उसमें से 15 से 25 करोड़ रुपया लिया। तो ये कोई सीमेंट लॉबी का है, कोई जो है चीनी लॉबी का है, कोई जो है किसी और लॉबी का है। ये पावर लॉबीज़ हैं जो पैसा खर्चती हैं। और वो गरीब आदमी जो है 70s में होता था, भुट्टो साहब का इसीलिए कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि उन्होंने खंबे खड़े किए थे और वो मिडिल क्लास के और लोअर क्लासेस के लोग थे और वो जीत गए थे, बड़े बड़े जागीरदार। मुझे उस ज़माने की सुर्खियाँ याद है 1977 की और इवन 77 की कि जी बुर्ज उलट गए, पीर पगाड़ो हार गए, फलाने साहब आ गए, फलाने हार गए। जितने भी जागीरदार थे पंजाब सिंध बलूचिस्तान के, वो 70% जो थे वो हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। और वो हारे थे वो एक बिल्कुल आम लोगों से, किसानों से, मजदूरों से हार गए थे। तो ये अब तो वो वाला निज़ाम नहीं रहा। पीपल्स पार्टी के ज़माने में मिडिल क्लास के लोग नज़र आ जाते, अब कोई नहीं है। नून लीग में कोई अब बड़ी मुश्किल से जमात में है कोई ढूंढ
उन्होंने बड़ी मुश्किल से इन्होंने कोशिश की थी। इमरान खान ने एक रीज़नेबल हद तक जो है इन्होंने आम लोगों को, इस तरह हम जो मुराद सईद वगैरह या इस तरह के काफ़ी लोग थे जो मिडिल क्लास से जो बिल्कुल काफ़ियों के नाम लिए जा सकते हैं, कोशिश की थी, मगर फिर भी इनके यहाँ भी गलबा आ गया कि जनाब वो इलेक्टेबल्स रखना है। तो वो उस वक्त यही बहस रहती थी कि जनाब ये इलेक्टेबल्स के थ्रू आएंगे तो आपके साथ ये वो करेंगे जो उन्होंने किया, फिर वो जैसे आए हैं वो वैसे ही चले गए हैं। वैसे ही वो जो सारा जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान के साथ जो तमाम लोग गए हैं, इन्हीं लोगों पे ये पॉसिबल नहीं है कि जिन लोगों के थ्रू आप आएँ वो उन्हीं के थ्रू आप उन्हीं की जड़ें काटें। वो आते ही इसलिए हैं। सो लोगों का क्या करेंगे, ये लोग इन लोगों को वोट देते हैं क्योंकि वो इसलिए वोट देते हैं कि उनको थाना कचहरी के निज़ाम में फंसा के रखा हुआ है। ये लोग जी वो पूछे अगर किसी से भी आम आदमी से कि जनाब आपने फलाने को क्यों वोट दिया, वो कहे जी वो मेरे मामे को उठा के पुलिस वाले ले गए थे तो इन्होंने मदद की थी। वो ये नहीं गौर करते कि वो मामे ने ही उसको पहले अंदर करवाया होता है, फिर मामू ही उसको छुड़वा लेते हैं। तो इसीलिए ये निज़ाम चलता है। इसके लंबी बहस में आप चली गई। इस निज़ाम से मुतालिक एक छोटी सी बात करके मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। वैसे तरीन साहब ने कहा है कि अब आज छोटा जहाज से उससे काम नहीं चलेगा, जंबो जहाज लेकर आएंगे। एनी हो, मैं वेलकम करती हूँ सीनियर तजियाकार मजहर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मजहर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मजहर, ये कहने को तो ये इस तरह की लग रही थी, हम बहुत ज़्यादा एकेडमिक गुफ्तगू में चले गए थे, मगर क्या करें ये हकीकतें हैं। और ये जो बिलों की कहानी है और ख़ास तौर पे जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो ये इशू चल रहा है कि उन्होंने पास किया नहीं किया, क्या हुआ, तो ये मुझसे प्रोग्राम से पहले पूछ रही थी कि ये अगर ये इसी तरह ही जिस तरह प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि उनकी हुकूमतूली हुई है और उनके बरखिलाफ़ जो है ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पास किया गया है उनके स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, अगर फ़र्ज़ करें कि वो सही कह रहे हैं और ऐसा ही हुआ है, तो ये मुझसे पूछ रही थी कि ये इसके फिर क्या उनके मकासद क्या हो सकते हैं। तो मैं आप पे ये सवाल टॉस कर देता हूँ, आपके ख्याल में क्या मकासद हो सकते हैं? शुक्रिया। देखिए, वो अभी आप इलेक्टेबल्स की बात कर रहे थे, उनके लिए अब एक नई टर्म हमने याद किया, डिस्पोजेबल, कि वो मुख्तलिफ पार्टियों में रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो इलेक्टेबल्स के बजाय अगर डिस्पोजेबल की टर्म हम इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात जो है, जो आपने बात की, देखिए अब ये बिल किन बिलों में चले गए हैं इसको तलाश करना, क्योंकि अब तक इरफान सिद्दीकी साहब को अपना बिल नहीं मिल रहा। ये वाले जो बिल हैं ये किसी को भी नहीं मिल रहा है कि ये बिल कहाँ है, और इतनी कॉन्ट्रडिक्शन है। सदर साहब का एक मौक़िफ़, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल का एक मौक़िफ़ और हुकूमत का एक मौक़िफ़। अब इन चारों जो मौक़िफ़ हैं उनको अपने सामने रख लें आप। जो मेरे नुक्ते नज़र से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी 13 बिल वापस किए गए और जिसकी खबर भी छपी गालिबन 16 अगस्त के अखबारात अगर आप उठा के देखें तो ये बाकायदा उन बिलों के नाम के साथ खबर छपी कि ये बिल जो है ये वापस किए हैं, उन पर ये एतराज़ जो है वो सदर साहब ने लगाया है। अब ये जो 2 बिल की कहानी है, पहली चीज़ ये कि सदर साहब ने ये तो ट्वीट की कि उन्होंने ये बिल नहीं साइन किए, लेकिन क्या उन्होंने तहरीरी तौर पे उस पर कोई कमेंट्स किए हैं, कोई उस पर उनकी कोई ऑब्जर्वेशन है कि वो ये क्यों वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि क्या ये मुनासिब नहीं था कि सदर साहब बजाय इसके कि वो ट्वीट करते वो वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख देते माफ़ कीजिएगा, वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख देते। और एक चीज़ जो है, जो एक होता है, जो होना चाहिए हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, उसका तकाजा तो यही था कि आप जब वो बिल वापस कर रहे हैं आपने उस पर वो भी किए, और फिर जब आपको पता चला कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो गए हैं, तो आप एक लेटर लिखते और उसमें कहते मैंने तो ये बिल साइन नहीं किए हैं और ये मैंने ये एतराज़ात लगा के वापस कर दिए हैं, काइंडली चेक फ्रॉम योर लॉ मिनिस्टर या जो भी वो है। और इसी तरह स्पीकर, क्योंकि स्पीकर के पास जाएंगे फिर ये स्पीकर के अब सारी मिस्ट्री ये है, और जो मिस्ट्री ज़्यादा डीपन हो गई जब उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कि एक अच्छी रेपुटेशन के ब्यूरोक्रेट हैं,
उन्होंने ये सवाल उठा दिया कि जी ये जो भी सदर साहब, उनके अल्फाज में जो भी सदर साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है, और उनके बकौल वो बिल उस वक्त भी जो है वो सदर के चेंबर में मौजूद है। अब ये इतनी स्ट्रॉन्ग जो है वो कमिंग फ्रॉम द प्रेसिडेंट हाउस, वो कहते हैं ना कि कहीं बाहर से नहीं घर से उठा है फितना। तो चीज़ ये है कि आपके जो करीब तरीन प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ज़ाहिर है चाहे वज़ीर आज़म हो या सदर हो, उनका करीब तरीन आदमी तस्वुर किया जाता है। अब अगर वही अफसर ये क्वेश्चन कर रहा है, सदर साहब को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, तो अब बर्डन ऑफ ट्रूथ तो सदर साहब पर आ जाता है। सदर साहब ने अब ये कन्विंस करना है सबको कि जी उन्होंने एतराज़ात लगा के वापस किए हैं उन्होंने, और फिर सदर साहब भी अपने आप को फिर ये उसने तो ऑफ़र किया अपने आप को, जी सुप्रीम कोर्ट बुलाए, कोई भी फोरम बुलाए, मैं रिकॉर्ड के साथ हाजिर होने को तैयार हूँ। मैंने मज़र आज 2-4 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं रिटायर्ड एंड सर्विंग, उनसे ये बात की। उन्होंने ये कहा मुझे कि ये जो वकार साहब ये फरमा रहे हैं कि जी अभी भी चेक कर लें, फाइलें वहाँ पे पड़ी हुई हैं। याद रहे कि जो आर्मी एक्ट है वो 2 अगस्त को जो है पास होके प्रेसिडेंसी में पहुँच गया था। ये जो है उनके ख़त में ये उन्होंने इसका जिक्र किया गया है। वो कहते हैं जनाब इस तरह की जो फाइलें होती हैं वो टेबल पे प्रेसिडेंट के नहीं छोड़ी जाती, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है मेन रिकॉर्ड कीपर होते हैं, वो लेके जाते हैं, अपने सामने साइन करवाते हैं, साथ में लेके आ जाते हैं। बड़ा रेयरली होता है कि कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए सदर साहब कहते हैं कि इसकी डिटेल्स हैं, मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगा, या इसकी मुझे कोई तफसीलात की एक समरी दे दें। उन्होंने कहा जी ये इसके रिकॉर्ड कीपर सदर साहब नहीं, ये बड़ी एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि जी वो कह रहे हैं कि जी 20 दिन से अभी चेक कर लें, अभी तक भी वापस नहीं आई, फ़ाइल उधर ही पड़ी हुई है। फ़ाइल कीपर इज़ द प्रेसिडेंस। दूसरा, आज ये खबरें चल रही थी, हमारे एंकर साहब जो हैं ज़मीर हैदर साहब, वो ये कह रहे थे जी मैंने पता किया है कि अभी भी वकार साहब उनको जो केस इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न भेजा है वो आज भी प्रेसिडेंसी में बैठे हुए थे। अब मुझे नहीं पता ये कितना सही है या गलत है, मैंने कंफर्म नहीं इसको कर सका, मगर ये अगर ऐसा है तो ये भी एक बड़ा अजीब है। फिर दूसरा, हुमैरा बीबी जिनका ये ज़राए के हवाले से ख़बरें चल गई कि उनको प्रेसिडेंट ने कहा था मैं उनको सेक्रेटरी रखना चाहता हूँ, उनका एक इनकार आ गया कि जी वो मैं नहीं ज्वाइन करना चाहती। अब उसके अंदर भी क्वेश्चन ये है कि क्या गवर्नमेंट ने उनको ये कहा था? अगर गवर्नमेंट कहे प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट पे तो सरकारी मुलाजम अनटिल अनलेस कि वो कॉजेंट रीज़न्स हों कि जी मैं बहुत बीमार हूँ या मैं लीव पे हूँ, वो इनकार नहीं सरकारी अफसर कोई भी कर सकता कि जी मैंने सदर साहब की शक्ल पसंद नहीं है किसी की भी कि मैंने नहीं जाना, ये हो नहीं सकता। तो वो पंजाबी में कहते हैं प्रेसिडेंट जो है वो रोल ही दिया है वो। अच्छा, एज अ डेंटिस्ट मेरा ख्याल उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं थी। देखिए आमिर, मसला ये कि अच्छा वो तो गवर्नमेंट के सोर्सेज तो अब ये पोजीशन ले ली ना कि जी इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे पाबंदी लगा दी है टिल द नेक्स्ट इलेक्शन। अब उसकी तो एक अलग वो वजाहत है। असल चीज़ क्या है कि अब इस इशू को रिजॉल्व मज़र नहीं, वो गवर्नमेंट ने नहीं, इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस पे ही करना पड़ता है। इलेक्शन में उनकी इजाज़त के साथ कि जो गवर्नमेंट ने करनी होती है ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स, जिस तरह के अभी ये पिछले चंद दिनों में एक हफ्ते के अंदर तमाम काफ़ी सारे आईजीज़ और चीफ सेक्रेटरीज लगाए गए हैं, वो जिनको बहुत ज़रूरी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, उनके नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवाए जाते हैं। अगर उनको एतराज़ ना हो तो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाती है। सो इस सिलसिले में जबकि प्रेसिडेंट को कोई अफसर चाहिए होता तो वो अगर मांगता तो गवर्नमेंट ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से, हालांकि इसका प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर बहरहाल वो रिपोर्ट नहीं आई कि गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड किया। प्लीज़ आप जारी रखिएगा। असल देखिए आमिर, असल इशू ये है कि इस मसले को आप रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक पोजीशन तो ये है कि जी ये कानून नहीं बना, और बहुत से लॉयर्स इस चीज़ से एग्री करते हैं कि जी सदर ने जो किया वो दुरुस्त नहीं था, लेकिन बहरहाल उन्होंने साइन नहीं किया है तो वो कानून नहीं बना। एक पोजीशन तो ये है। अब दूसरी पोजीशन ये है कि जो उन्होंने एक तो अपना कंसर्न अपना उन्होंने जिन बिलों पे साइन कर दिए
वो कानून बन गए। जिन बिलों को उन्होंने वापस किया उन बिलों को एतराज़ लगा के वापस किया। ये 2 बिल उन 13 बिलों के साथ क्यों नहीं गए? अब वो नहीं गए तो उन्हें किसने रोका? अब चाहे उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, उनका लॉ डिवीज़न हो, ये सवाल का जवाब आना बहुत ज़रूरी है कि वो किसी ने जानबूझकर रोके हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि क्या सदर साहब ने बग़ैर दस्तखत और बग़ैर कोई कमेंट किए उनसे कह दिया कि जी इन बिलों को भी भेज दें? अब अगर आपने 13 बिलों पर एतराज़ लगाया है तो इन 2 बिलों पे एतराज़ क्यों नहीं लगाया आपने, और सिर्फ आपने साइन नहीं किए और वापस कर दिए? उसके लिए अगेन एक केयर टेकर गवर्नमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं करती तो केयर टेकर गवर्नमेंट एक हाई पावर्ड कमी, और इसमें 3 से 4 दिन ज़्यादा नहीं लगते, मैक्सिमम आप 1 हफ्ता कर लें। आप एक हाई पावर्ड इंक्वायरी करें इस मसले पर, इसके जो है रूट कॉज तक पहुँचें और उस इंक्वायरी को पब्लिक करें। मगर शायद वो निगरान गवर्नमेंट्स जो हैं जिस तरह की हो रही हैं, तो अभी पंजाब और केपी का तो पता चल चुका हुआ है, इनकी तरफ से अभी देखना है कि ये किस तरीके से बिहेव करते हैं। मगर आज एक वकील साहब जो हैं जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में तो एप्लीकेशन दायर की है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये सवालात उठ रहे हैं और ये मुतनाज़ा कवानीन पर अमल दरामद रोक दिया जाए और हुकूमत को 10 रोज़ में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया जाए। ये भी देखते हैं कि इसका क्या बनता है। और मैं आपसे एग्री करता हूँ कि बिल्कुल जो सदर की इस गफलत को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि वो उस हैसियत में उनको पता ही नहीं था, और ख़ास तौर पे इतने 2 इम्पॉर्टेंट बिल्स जो हैं कि उन्होंने साइन नहीं किए और वो पब्लिक नहीं किए गए, वो अनाउंस नहीं हुए। मगर इसमें सवाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि यहाँ से वो गफलत या साजिश की जो बहस है, साजिश की बू आती है, वो क्वेश्चन ये है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो आर्मी एक्ट है वो 2 अगस्त को पास किया गया था, और उसके 10 दिन जो हैं, जो वकार साहब ने अपने ख़त में लिखा हुआ है, वो 11 तारीख को उसके 10 दिन पूरे हो जाते थे। तो उस दिन जब 10 दिन पूरे हो गए थे, उस दिन 5 बिल जो है ना, ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, ये अनाउंस किए गए, और हर बिल को जो होता है वो प्रेसिडेंसी अपने वेबसाइट पे डालती है। ये उन्होंने ट्वीट भी किया, प्रेसिडेंसी में भी डाला गया। तो उस बिल के साथ ये क्यों नहीं लिखा गया कि डीम टू बी अप्रूव्ड? उसके 10 दिन पूरे हो गए, मगर उसको जो नोटिफिकेशन है 8 दिन बाद 18 तारीख को जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट किया गया, उसके साथ नोटिफाई किया गया। तो मैं जैसा, हमारे जैसे लोग ये एक सवाल कर सकते हैं कि अगर ये हो जाता 11 तारीख को बाकी बिल्स के साथ आर्मी एक्ट भी अगर ये लिखा जाता कि डीम टू बी अप्रूव्ड, तो जाहिर है आप और मैं फिर ये बहस करते, ये सवाल उठता, तो शायद इस बात का अंदेशा हो सकता था कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तक ये बहस ख़त्म हो जाती और उसमें प्रेसिडेंट साइन ना करते या एक रेगुलर प्रोसीजर के तौर पे वापस कर देते। आप क्या कहेंगे? लंबी ही बात मैंने कर दी वैसे। नहीं, वो देखिए सीधी सी बात यह है कि मैं और आप या सरवत, हम लोग उसकी लीगैलिटी को इतना डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें उस तरीके की आप लीगल डिबेट नहीं कर सकते जिस तरह लॉयर्स कर सकते हैं। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि देखिए, साजिश ऐवान सदर में साजिशें होती रही हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि अगर कोई साजिश हुई है तो ये पहली दफ़ा नहीं होगा। यहाँ हुकूमतों को निकालने के लिए, अगर आपको याद हो कि 6 अगस्त 1990 को नेशन की फ्रंट पेज पे लीड स्टोरी थी कि असेंबली जा रही है आज, और उसी गालिबन आरिफ निज़ामी साहब की स्टोरी। मुझे उस खबर की एडिटिंग करने का शर्फ हासिल हुआ है। मैं आरिफ निज़ामी साहब मेरे एडिटर थे, मैं नेशन में था उस वक्त। और उसी दिन सुबह जब बेनज़ीर भुट्टो गुलाम इसाक़ खान साहब से मिलकर वापस आई तो वो बड़ी नाराज़ थी कि ये नेशन ने इतनी गलत खबर क्यों चलाई है, जबकि उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं, प्रेसिडेंट हाउस में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कोई भी वो नहीं है। और प्रेसिडेंट से मिलकर आई हूँ, बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, और शाम को उनकी गवर्नमेंट डिज़ोल्व हो गई, असेंबली डिज़ोल्व हो गई, उनकी गवर्नमेंट सैक कर दी गई।
तो ऐवान सदर में ये चीज़ें होती रही हैं। ऐवान सदर में जो स्टाफ है, जो इस तरह के अफसरान हैं, अगर एक टेंशन है, एक जो चल रही है टेंशन, ऑनगोइंग टेंशन चल रही है, उसमें यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर। लेकिन अब इसका ड्रॉप सीन क्या होगा, ये इम्पोर्टेंट है। क्या ड्रॉप सीन सदर साहब की रेजिग्नेशन पर होगा? क्या इसका ड्रॉप सीन ये होगा कि ये दोनों कवानीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करती है? बंदियाल साहब का आखिरी जो है तकरीबन 2 हफ्ते रह गए हैं बंदियाल साहब के, क्या वो ये इनिशिएटिव लेंगे और इस कोर्ट की पिटीशन जो है फौरन डेट पड़ जाएगी? अगर फौरन डेट पड़ गई, ये आपका बहुत ही अहम नुक्ता है कि अल्टीमेटली फिर इसका सोल्यूशन क्या होगा, कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा, कानून बन गया नहीं बना, तो इसका फैसला कौन करेगा। मगर मैं जो एक कम अज़ कम जो है ना, आप मज़हर साहब हमारे साथ ही इसके बाद ब्रेक के बाद मुझे कह रही हैं ये ले लें, पर मैं लास्टली ये जुमला आपके लिए ज़रूर छोड़ के जा रहा हूँ कि इस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि ये इन 2 कवानीन को जो या बने हैं या नहीं बने, या एक्ट हैं या बिल हैं, इनके मतलब वो इंक्वायरी कर इसको अंडू करवाने का पार्लियामेंट में किसी की जरूरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी लेट गई, नून लीग लेट गई, नेशनल पार्टी तक लेट गई, सभी लेट गए। तो ये निगरान गवर्नमेंट तो बड़ी चुनी हुई गवर्नमेंट है, ये क्यों इसको एक्ट को बिल में बनवाने के लिए एफर्ट करेंगे? ये छोड़े जाते हैं, ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक सवाल जो आमिर साहब ने उसके लिए छोड़ा है मज़हर अब्बास साहब के लिए, इससे मुतालिक और भी कई मुलाकात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खुश आमदेद कहेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक सवाल आमिर साहब जो आपने छोड़ा था मज़हर साहब जी, मैं बज़र रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा कि ये आगे आपने ये कहा कि गवर्नमेंट को एक हाई पावर्ड कमेटी बना देनी चाहिए कि जो कि 1 हफ्ते के अंदर ये वाला फैसला करे। तो इस गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इस एक्ट को जो कि वो क्लेम कर रहे हैं कि जी वो बन गया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गई, तो उसको अंडू करवाएंगे। जबकि पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि नेशनल असम्बली की ने तो बगैर क्वेश्चन किए ही इसको पास कर दिया था। सेनेट में इसके थोड़े से दांत उन्होंने कम किए, तो फिर उसके बाद मगर वो भी अभी भी इस इख्तियारात बहरहाल एजेंसियों को बहुत ज़्यादा बढ़ गए। सदर ने कम अज़ कम उनकी गफलतें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो उसको कंडोन नहीं किया जा सकता कि उन्होंने ये क्यों नहीं पूछा, ख़ास तौर पे आर्मी एक्ट, जबकि वो उसको 8-10 दिन हो गए थे कि भाई साहब उसको मुझसे साइन करवा के क्यों नहीं पब्लिक किया जा रहा। मगर एटलीस्ट उन्होंने अपने इस ट्वीट के ज़रिए, जरिया गलत था, ये रजिस्टर करवा दिया कि पहली दफ़ा कि ये 2 जो कवानीन हैं इसके ऊपर एतराज़ात हैं। वरना ये कम अज़ कम ये भी सदर के ऑफिस की तरफ से आना मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात है। जी वो अहम बात तो है, मतलब वो तो अब अगर आप कानून बन जाता तब भी उस पर जो एक हल्का तनकीद कर रहा है वो जाहिर है, मेरा ख्याल है ये किसी भी पार्लियामेंट के लिए बहुत सवालात उठाता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, वैसे भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आप सोचें ना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हो जाए, बगावत के मुकदमात हो जाएं, ये सब आपको पता है। बगावत के ये मुकदमे की एक क्लॉज कब आई थी? जब बहादुर शाह जफ़र पर मुकदमा चला था, उस वक्त सेडिशन और 1857 टू 1947 के दरमियान जो कवानीन बने वो सारे वो कवानीन थे जो तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए गए थे। और पाकिस्तान बनने के बाद बदकिस्मती से उन कवानीन को न सिर्फ हमने ओन किया, बल्कि 75 सालों में उन कवानीन के तहत हमने लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, मीडिया के ख़िलाफ़ की, पॉलिटिकल ओपोनेंट के, और आज जाने वाली पार्लियामेंट ने उसमें ये तरामीम भी कर गई, ये जो कि कल उनके गले पड़ सकती हैं। तो ये तो एक उस कानून के हवाले से बात है। लेकिन अब सदर साहब ने क्योंकि वो सदर मुमलिकत हैं, मेरा फिर वही नुक्ता है कि उन्हें ट्वीट करने के बजाय उन्हें वज़ीर आज़म को या स्पीकर नेशनल असम्बली को ख़त लिखना चाहिए था
और अपना एतराज़ वहाँ रजिस्टर्ड कराना चाहिए था और ये कहना चाहिए था उस खत में कि इस वजह से मैं साइन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस पर एतराज़ है। नहीं, अभी भी मज़हर वो खत लिख सकते हैं, लिखना चाहिए अगर उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र है कि जनाब ये कानून जो है ये मेरी नज़र में अभी नहीं बना, मैं पार्लियामेंट का तीसरा रुकन हूँ और ये कानून अभी कानून नहीं है, इसके ऊपर अमल दरामद आप नहीं कर सकते, तो अभी भी वो चाहें तो दोनों को ये ख़त लिख सकते हैं। क्या ख्याल है? वो लिख भी सकते हैं और वो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि लीगल लैंग्वेज इसमें वो नहीं हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को भी लिख सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से, क्योंकि उस कानून पे जिसके बारे में सदर का ये ख्याल है और सदर ये कह रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं की, उस पर तो अमल दरामद शुरू हो गया है। जी जी। तो उस पर माफ़ी मांगना मसला नहीं होता। माफ़ी मांगने का वर्ड वो नहीं है कि मैं लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, तो फ़र्ज़ करें उस कानून के तहत किसी को सख्त तरीन सज़ा हो जाए तो आपके माफ़ी का मसला थोड़ी है। आपने फिर ये पोजीशन लेनी है ना कि ये कानून नहीं है, ये कानून नहीं बना आपके नुक्ता नज़र से, तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए तो ये कहा जाता है ना कि वो प्राइम मिनिस्टर की जो है, मैं कह रहा हूँ, मैं लीगल उस पर नहीं बात कर रहा, लेकिन मगर खत जो है इसकी लीगैलिटी चेक करनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस नहीं, खत के तौर पे इन्फॉर्म करने के लिए जो है लिखा जा सकता है। किसी को भी सदर पाकिस्तान लिख सकते हैं, मगर वो जो आप कह रहे हैं ना कि किसी को सज़ा, यहाँ पे मसला ये किसी को सज़ा नहीं है, सज़ा जो है वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और साबिक फॉरेन मिनिस्टर तो डायरेक्टली इसके अंदर जो है बुक किए गए हैं, उनको सज़ा है, तो इस वजह से ये मसला बना। और ये इसलिए लास्टली एक और कमेंट मैं करना चाह रहा हूँ कि जब ये इस पे बहस चल रही थी मीडिया में इन कवानीन पे, तो ये कहा जा रहा था दो चीज़ें, एक ये कि बार बार आप और मैं और मालिक और तमाम ही मेरा एंकर हज़रात ये कह रहे थे कि जनाब ये लगता है कि ये आई के जो है ना स्पेसिफिक है कि उनको टारगेट करने के लिए है, तो ये काफ़ी वज़रा ने सनाउल्लाह साहब समेत ये कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं है, उनके इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिविलियन से अप्लाई ही नहीं होता। और जो ही ये पास होता है अगले दिन ही जब ये बताया जाता है कि FIR आ चुकी है जिनमें इन दोनों के नाम हैं, और पता ये चलता है ज़्यादा जो साजिश का जो मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ कि FIR 15 तारीख को जो है दर्ज की गई, मगर 18 तारीख तक जो है किसी को नहीं पता था कि ये FIR दर्ज होगी। 19 तारीख को जब गिरफ्तार किया गया शाह महमूद कुरैशी को, फिर बताया गया कि जनाब FIA की ये एक FIR मौजूद है। सही नहीं, वो वही जाहिर है इस वक्त जो भी कवानीन बन रहे हैं और जो कवानीन पिछली पार्लियामेंट पास करके गई है, उसमें बेशतर कवानीन तो ऐसे हैं कि जो जाहिर है बहुत ही पर्सन और पार्टी स्पेसिफिक लगते हैं, लेकिन वो पार्टी और पर्सन स्पेसिफिक इस वक्त लग रहे हैं। आगे चल के जिन्होंने ये कवानीन बनाए हैं उन्हीं के गले पड़ सकते हैं ये कवानीन, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा है। अगर आपको याद हो कि 1974 में भुट्टो साहब ने नैब के ख़िलाफ़ कवानीन बनाए कि कोई बाहर का लॉयर आके रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, कॉमनवेल्थ का लॉयर कोई नहीं आ सकता। फिर वही कानून जब उनके ख़िलाफ़ ट्रायल हुआ तो वही कानून, जब वो रिम्ज़े क्लार्क आए थे तो वही कानून उधर आ गया, आड़े आ गया कि वो किसी फॉरेन लॉयर को, काउंसिल को जो है वो हायर नहीं कर सकते। तो हम जब कवानीन बनाते हैं ये चीज़ें भूल जाते हैं कि उसमें ऐड कर दें कि नवाज शरीफ साहब ने स्पेशल कोर्ट्स जो बनाए थे उन्हीं के अंदर उनका ट्रायल हुआ। फिर 18वीं तरमीम जब बन रही थी तो पीपल्स पार्टी ने ये सुजेस्ट किया कि ये 63(1) में जो सादिक और अमीन है इसका फ़ैसला खुदा कर सकता है, इसको आप इसमें से निकाल दें। नवाज शरीफ साहब ने जो है इस पर इसरार किया कि नहीं, इसको नहीं हटाना, और उसी फिर क्लॉज के तहत वो परमानेंट नायल हुए। प्लीज़ जारी रखिएगा। देखिए अब आमिर, पहली चीज़ तो ये कि इतने ज़्यादा मुकदमात, आइनी बहस सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो मेरा ख्याल है बाकी केसेस को डील करने का या उस पर फैसले करने का टाइम ही नहीं है। मेरी अब भी ये राय है और माजी में ये राय बाकायदा एक ड्राफ्ट की शक्ल में आई भी थी कि आप एक आइनी अदालत बनाएं। क्यों नहीं बनाएं आप? एक फेडरल या प्रोविंशियल लेवल पे ही नहीं और फेडरल लेवल पे नहीं तो सिर्फ फेडरल लेवल पे बना दें।
जहां ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो रेज किए जाते हैं, जो तनाज़ात होते हैं, जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, जो पिटीशन होती हैं इन रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, वो सारे उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएं और उसके चाहें तो उसे फाइनल अथॉरिटी कह लें या फिर फाइनल अथॉरिटी के लिए अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर लें, उसमें वो जो भी हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि सुप्रीम कोर्ट को देखें ना, सुप्रीम कोर्ट उसकी वजह से दबाव में होती है, सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिसाइज हो गई उसकी वजह से, और सुप्रीम कोर्ट पोलराइज हो गई उसी की वजह से। तो ये मेरा ख्याल है ये सवाल बड़ा अहम है कि आप आईनी अदालत बनाएं, आईनी, ताकि और उसके अमेरिका में जिस तरह सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट है वो 9 जजेस हैं और उनके पास सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि वो एपिलेट कोर्ट भी है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद ये 184(3) खुद नोटिस वाले भी केसेस आ जाते हैं और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, तो इसलिए फिर तीनों का गलबा जो इतना मलबा ज़्यादा बढ़ जाता है। आमिर, बहुत आराम से 5 आईनी अदालतें बन सकती हैं, 4 सूबों में और 1 विफाक में। 4-5 आईनी अदालतें बनाएं, उसमें जिस तरीके से भी जो आईनी अदालत तो वफाक में ही काफ़ी होगी अगर 5 जजेस भी हो जाएंगे। सिर्फ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को हैंडल करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स तो बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद में कर लें और उसकी एक फाइनल अपील आप सुप्रीम कोर्ट में कर लें। उसमें भी ये तय कर सकते हैं आप, देखिए फिर ये तय कर सकते हैं कि आईनी अदालत जो भी फैसला करेगी उसकी अपील फुल बेंच सुनेगा, तो आपका ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो हैं वो जो भी आईनी अदालत होगी उसका फैसला जो भी वो देगी, उसके खिलाफ जो भी अपील होगी वो सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुनेगा। तो आपके ये कंट्रोवर्सी बड़ी हद तक जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी उसके अंदर, क्योंकि वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट, केपी, बलूचिस्तान और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो। तो हमारी अगर आप अंदाज़ा कर लें 5 साल में, बल्कि पिछले 15 साल को उठा लें आप देखें, और मैं बिल्कुल एक लाइटर नोट पे कह रहा हूँ कि वकला की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी बेहतर हो गई है, और साथ में आप ये अंदाजा करें कि कितनी खबरें। इसीलिए वकला ने जब ये मॉडल कोर्ट्स बनाने का सोचा गया था और कहा गया था कि जनाब ये बहुत ज़्यादा मुखालफत की थी कि सबकी दुकान चल रही है, हर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा ये काले कोटों का एक लॉबी पावरफुल माफिया तो वो भी एक बन चुका है। मगर मैं एक छोटा ज़रा इससे हटके थोड़ा सा एक और इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग जो FIR है FIA की, उसके अंदर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आम तासुर ये था कि आज़म खान साहब जो हैं उनकी क्योंकि 164 के तहत मजिस्ट्रेट के आगे एक आ चुकी थी एफिडेविट, और यही कहा जा रहा था कि वो मेन अप्रूवर वही होंगे। तो अभी जो इस FIR के अंदर जो मुखबर मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आपको पता है, उसके अंदर है कंप्लेनेंट एंड इन्फॉर्मेंट जो है, तो वो मुखबर के तौर पे यूसुफ नसीम खोकर साहब जो कि साबिक वज़ीर सेक्रेटरी दाखिला हैं उनका नाम लिया गया है, और आज़म खान को उस कैटेगरी में रखा गया है कि एसर्टेन किया जाए कि इनका साइफर के रोल में है कि नहीं। एक डाउट है कि अगर वो परफॉर्मेंस, जिससे ये शक किया जा सकता है अगर वो परफॉर्मेंस देंगे तो शायद निकाल दिया जाए, अप्रूवर प्रॉपर बनेंगे, वरना फिर जो है उनके साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ, आज़म खान का बहरहाल स्टेटमेंट जो है ना वो इस केस में इम्पोर्टेंट होगा, उस लिहाज से इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि वो हमारे यहाँ जो ओवर द ईयर्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो बड़ा की विटनेस हो जाता है वज़ीर आज़म के हक़ में या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज़ हैं जो है वो उन्हीं पर सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, उन्हीं को गिरफ़्तार किया जाता है। अगर कोई गवर्नमेंट टॉपल होती है सबसे पहले अगर वज़ीर आज़म गिरफ़्तार होंगे तो उनके साथ उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी गिरफ़्तार होगा। तो आज़म खान का बड़ा की रोल होगा इस सारी कंट्रोवर्सी में, और ये जब ट्रायल होगा बदकिस्मती से स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत तो बन गई है, लेकिन उसके जो जितने ट्रायल होंगे वो सब इन कैमरा होंगे। अब लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग तारीख हम
मुरतब करने जा रहे हैं, क्योंकि पहली मरतबा ये होगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बाकायदा बाज़ाब्ता एक इस्लामाबाद में एक अदालत कायम कर दी गई है, जहां इसी के तहत मुकदमात चलेंगे और कोई दीगर मुकदमात नहीं चलेंगे जो लोग ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में गिरफ्तार हुए हैं या होंगे उसमें। तो ये जो एक नई तारीख, ये जिसके अंदर जो मुल्ज़मान हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक फॉरेन जो है मिनिस्टर हैं, और एक और एक्यूज़ जो हैं वो साबिक फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बिल्कुल यही, और इसके बाद भी और मुकदमात भी तो आ सकते हैं ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के, और कई मुकदमात हैं जो, तो ये अदालत का क़याम सिर्फ इस मुकदमे, जहाँ तक मेरी वो है कि वो सिर्फ इस मुकदमे के लिए ही नहीं है, लेकिन इस मुकदमे का चलना जो है वो बड़ा डिसाइसिव होगा, वो बड़ा क्रूशियल होगा। मज़र ये हम प्लीज़ जारी रखिएगा, बाद में कमल करने वाले। मैंने कहा वो बड़ा क्रूशियल होगा, सिर्फ इस वजह से नहीं कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उसमें, बल्कि ये कि इसमें जो पनिशमेंट है, अगर जुर्म साबित हो जाए तो वो बहुत सख्त है। और मैंने यही कहा ना कि हम एक नई तारीख रकम करने जा रहे हैं, एक और वज़ीर आज़म का ट्रायल होने जा रहा है और एक और वज़ीर आज़म को सज़ा हो सकती है, एक और वज़ीर आज़म नाअहल हो सकता है। तो आपकी जो पॉलिटिक्स अगले 3-4 महीने में हमें नज़र आएगी वो सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द ही नज़र आएगी और स्पेशल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही नज़र आएगी। तो उससे एक बात तो बड़ी वाज़ेह लग रही है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो भी तरामीम है उस बिल का क्या होता है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल लग रहा है कि ये चीज़ें रिवर्स होंगी। इनका रिवर्स गियर लगना मुझे मुश्किल लग रहा है, हो सकता है लग जाए तो अलग बात है, लेकिन जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ऐसे ही नहीं हुआ कि यही बिल गायब हुए, ऐसे ही नहीं हुआ कि इस बिल का कोई पता नहीं चल रहा, तो जाहिर है जब ऐसा ही नहीं हुआ और सदर भी कह रहा है कि मैंने साइन नहीं किए लेकिन उस पर एग्जीक्यूशन हो रही है उस एक्ट के ऊपर, तो इसने तो बहुत से सवालात को जन्म दे दिया। आखिरी सवाल होगा मैं क्विकली, क्योंकि ये सारे हम लोग ये एक नई बहस आ गई, हालांकि इस मुल्क की काफ़ी महीने से एक सबसे इम्पोर्टेंट बहस जो थी और होनी चाहिए और है वो ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वो पिछले 2 सूबों का तो मामला जा चुका, अब ये अगले इलेक्शन का क्विकली ये मुझे इशारा कर रही हैं कि 2-4 मिनट रह गए हैं, तो इसका अब ये क्या करें? ये तो बहस ही गायब हो गई है कि 90 दिन में होंगे, पहले ही फरवरी मार्च तक का था, अब वो इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल्स बनाएंगे होंगे, इंतखाबी फहरिस्तें बनानी है तो 2 महीने और चाहिए, तो ये फिर जून तक चली जाती है, फिर पता नहीं कहाँ तक चली जाएगी। आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है कि इस वक्त जो केयर टेकर्स हैं उसमें नून लीग का तो कहीं ना कहीं अमल दखल नज़र आ रहा है, शहबाज शरीफ का, नून लीग से ज़्यादा शहबाज शरीफ का। पीपल्स पार्टी गायब नज़र आती है, और जो सिंध में केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर जो कैबिनेट है उसमें ना MQM के जो लोग थे जिनकी लिस्ट आई थी वो उनको शामिल किया गया, ना पीपल्स पार्टी के लोगों को शामिल किया गया। जो चीफ सेक्रेटरी और IG नए आए हैं, IG की यहाँ के कुछ सीनियर लोग उसकी वो कर रहे हैं, इससे भी एक तासुर मिल रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आ रही हैं, और फिर ये भी इत्तला कि जो बहुत ही नोन कैरेक्टर थे जो पीपल्स पार्टी के बहुत करीब समझे जाते हैं, मंजूर काका, वो मुल्क से बाहर थे, उनको मुल्क ये यकीन दहानी के साथ बुलाया गया था कि उनकी ज़मानत हो जाएगी, तो वो जब पाकिस्तान आए तो उनकी ज़मानत मुस्तरद हो गई और अब वो गिरफ़्तार हैं, जेल से वो शायद हॉस्पिटल गए उनकी तबीयत की वजह से। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेशन कर रही हैं, और इसी वजह से पीपल्स पार्टी ज़्यादा जोर दे रही है कि इलेक्शन हर सूरत में नवंबर में हो। अगर इलेक्शन नवंबर में नहीं होते तो पीपल्स पार्टी अपने लिए आगे मुश्किलात देख रही है, और वो पीपल्स पार्टी का जो है हल्की हल्की आवाज़ें आनी भी शुरू हो गई हैं कि वक्त पे रज़ा रब्बानी साहब ने कहा 90 दिन में किया जाए, उसके बाद और भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो आनी चाह रही हैं। बहरहाल वहाँ पे ये एहसास अब पाया जाने लग पड़ा है
कि वाकई जिस तरह आप कह रहे हैं कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या बाकी चीज़ों में से वो आउट हैं, तो वो अभी चारों तरफ से वैसे ये आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं सिवाय शहबाज शरीफ से। जी हाँ, ऐसे ही लग रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि ये जब इलेक्शन कमीशन का भी खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों से इस सिलसिले में मशावरत कर रही हैं, तो अब देखते हैं कि डीलिमिटेशंस के सिलसिले में कोई अगर अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि आप कर लें, जल्दी कर लें और नवंबर में इलेक्शन करा दें और सितंबर के एंड या अक्टूबर में आप शेड्यूल दे दें, या अगर सब तैयार होते हैं कि फ़र्ज़ करें आप ये तैयार हो जाते हैं कि चले मैक्सिमम आप 1 महीना और ले लें, दिसंबर में इलेक्शन करा दें, जो कि मौसम के लिहाज से मेरा ख्याल है वो महीना शायद दुरुस्त ना हो। लेकिन एनीवे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गैर मामूली हो रही हैं और बहरहाल इलेक्शन बज़ाहिर जो है हमें कम से कम फरवरी से पहले होते नज़र नहीं आ रहे। मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि आपने जो मंजूर काका वाली बात की कि सिंध के नहीं और भी पाकिस्तान के जो मशहूर बहुत बदनाम तरीन लोग हैं उनके और भी लिस्ट है। अभी FIR ने जो एक 4-5 केसेस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की है, वो सारी की सारी उसमें वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं या नून लीग के लोग हैं, और वो आटे का स्कैंडल फॉर एग्जांपल या शक्कर का स्कैंडल। एक आमिर बड़ी आखिर में एक अच्छी खबर जहां हमें अच्छे नोट पे जो अभी मैं टिकट देख रहा था कि इतने घंटों की कोशिशों के बाद बिल आखिर 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ये बड़ा अच्छी खबर सुनाई है। हमने शुरू 5 से किया था कि अच्छी खबर है कि 5 लोग रेस्क्यू हो गए हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह 8 अफराद रेस्क्यू अगर हो गए हैं तो बड़ी अच्छी खबर है। पर हमने शुरू इस बात से किया था ज़रा गैर सियासी भी वो कर लेते हैं, ये क्योंकि सारा दिन चलता रहा। और बड़ी अच्छी बात है कि एक ह्यूमन एंगल का था, बच्चे थे कि सारा दिन काफ़ी टीवी प्रोग्राम TV 10 चैनल्स ने अपने प्राइम टाइम शोज़ छोड़ के इसको कवर किया जाना चाहिए था। पर इसके बाद है कि इसका फॉलोअप हम दुआ करते हैं होना चाहिए कि इस तरह की सैकड़ों, इसको डोली कहते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में होती हैं, इनकी कोई रेगुलेशन हो और इनको इंतज़ामिया की मर्ज़ी से निगरानी में और इनको बनाया जाना चाहिए। हमें बताया जा रहा है कि ये बड़े आम तौर पे ये इसके काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। ये क्योंकि सोशल मीडिया ने हाईलाइट कर दिया तो इसलिए पूरे पाकिस्तान की इस पर नज़रें आ गई। आखिरी 1 मिनट है, मैं चाहती हूँ जाते जाते आप अब्बासी साहब के स्टेटमेंट के ऊपर मज़हर साहब से मेरा ख्याल है उनका भी तज़किरा ले लेते हैं। बिल्कुल मज़हर साहब, आपने भी शाहिद खान अब्बासी साहब के स्टेटमेंट्स को सुना होगा, यशमीन जमाल साहिबा के भी शो में वो थे। एक तो उन्होंने कहा कि जी कानून साजी की इस फैक्ट्री में 15 जो कीमत लगाई है हर रुकन की बिल के पीछे वो 15 करोड़ से 25 करोड़ है, ये अब्बासी साहब ने कहा। फिर दूसरा वो कह रहे हैं कि अब सारे की सारी सियासी जमातें भुगतेंगी क्योंकि इन्हें नो कॉन्फिडेंस के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था, मगर ये लोग हुकूमत लेकर बैठ गए हैं। उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कह तो दिया, लेकिन वो ये बताए ना कि वो मुस्लिम लीग नून में हैं या नहीं हैं। और दूसरे ये कि क्योंकि उनके वज़ीर आज़म की हुकूमत थी, वो मुस्लिम लीग नून में अगर वो हैं तो फिर वो अपने बारे में भी फैसला करें ना, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है। रज़ा रब्बानी भी खड़े होकर एक बयान दे देते। चलिए वक्त खत्म हो गया मज़हर साहब, लेकिन पार्लियामेंट फ्लोर पे वो जाते जाते कह के गए थे कि बतौर रुकन मैं भी बड़ा शर्मिंदा हूँ कि मैं 5 साल इस पार्लियामेंट का, जो उन्होंने कहा कि 5 साल बदतरीन दौर था, मगर इस पार्लियामेंट का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, वो इसके ऊपर शर्मिंदा थे। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, थैंक्स सो मच आपके वक्त के लिए। इजाज़त दीजिए, देखने वाला अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।